नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की जो क्लास है वो हम क्लास 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में एक नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। 8th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। 7 चैप्टर जो है वो इसमें हमें पढ़ चुके हैं या 7 चैप्टर जो है वो पिछली क्लास में हमने पूरा किया था। अब इसमें ये क्लास हम शुरू करें उससे पहले कुछ सामान्य सी बातें जो हैं वो थोड़ी सी आपको बता दें। जैसे कई स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो ये कमेंट वगैरह करते हैं कि होमवर्क वगैरह जो है या रिटर्न वर्क जो है वो कुछ ज़्यादा उनको दिया जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि आपको एक चैप्टर जो है या एक पार्ट जो है उसकी पूरी फाइल जो है वो आपको एक साथ बनाकर दी जाती है, ताकि आगे जब आप दोबारा कोई फाइल वगैरह खोलें या उस फाइल को खोलें तो वो पूरा पाठ आपको एक साथ मिल जाए। लेकिन जिस दिन जो वो फाइल जो आपको अपलोड की जाती है या कोई चैप्टर जो है वो अपलोड किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको नोटबुक में उसी दिन कंप्लीट करें। हम जैसे जैसे क्लास पढ़ते हैं, जैसे एक क्लास में हमने 2 टॉपिक जो हैं उसके बारे में पढ़ा, या जैसे पिछले पाठ में हमने 2 गुणों के बारे में पढ़ा था, तो 2 गुण जो पढ़े हैं केवल आप नोटबुक में उनको नोट कर लें। अगले दिन जो और टॉपिक उसी पार्ट से संबंधित चलता है उसको अगले दिन नोट कर लें, जैसे कि हम नॉर्मल क्लास में करवाते हैं आपको वैसे ही करना है। तो उसमें यूँ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि एक साथ इतना ज़्यादा होमवर्क वगैरह जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो ये समस्या जो है आप उसको उसी रूप में देख कर उसके अनुसार जो है वो कर लें। ये आपकी सुविधा के लिए आपको एक साथ जो है वो नोट्स वगैरह जो है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके बाद हम आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो पाठ हम पढ़ेंगे, 8वां जो पाठ है वो है कार्बन और उसके यौगिक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में। प्रकृति में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार यदि हम देखें तो प्रकृति में तत्वों की कुल संख्या जो है वो कितने होने चाहिए, 118 होने चाहिए। हालांकि सभी तत्व अभी तक भी ज्ञात नहीं हैं, लेकिन 118 तत्व जो हैं वो होने चाहिए। उनमें से 114 तत्व जो हैं वो ज्ञात हो चुके हैं। इसके अलावा प्रकृति में सामान्य रूप से 95 तत्व जो हैं वो प्रकृति में पाए भी जाते हैं। बाकी तत्वों को हालांकि केवल लैब में या प्रयोगशाला में ही निर्मित किया जा सका है अभी तक। लेकिन इन सभी तत्वों की यदि हम बात करें, 95 तत्व भी यदि हम मान लें जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं में से एक तत्व जो है वो कार्बन है। लेकिन कार्बन के बारे में हम एक पूरा पाठ अलग से पढ़ रहे हैं। उसका मतलब कार्बन जो है वो सभी तत्वों से ज्यादा विशेष है। अब ये अन्य तत्वों से ज्यादा विशेष क्यों है, उसका सीधा सा कारण ये है कि कार्बन जो भी यौगिक बनाता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो प्रकृति में कार्बन के द्वारा बनने वाले जो यौगिक हैं यानी कार्बनिक यौगिक हैं, उनकी संख्या को यदि गिना जाए और शेष जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या को यदि गिना जाए तो ज्यादा संख्या जो है वो अकेले कार्बन से बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी होगी। यानी कार्बन अन्य सभी तत्वों के यौगिकों से ज्यादा यौगिक बनाता है, इसलिए यह एक विशेष यौगिक है। अब ये इतने ज्यादा यौगिक क्यों बनाता है और किस प्रकार के ये यौगिक बनाता है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। अब रसायन विज्ञान को यदि देखा जाए, आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में, तो रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान और एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन के अलावा जो अन्य यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अन्य जो भी तत्व हैं उनका अध्ययन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, उनका और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जो है वो विज्ञान की एक अलग शाखा में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में यौगिक बनाता है। अब कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको जैविक यौगिक जो है या जैविक अणु जो है वो भी कहा जाता है। उसका कारण जो है वो क्या होगा, क्योंकि शुरुआत में जब कार्बनिक यौगिकों की पहचान हुई थी या कार्बनिक यौगिकों का जब अध्ययन वगैरह किया गया था तो उस समय ये पाया गया था, खासतौर से बर्जीलियस ने जो है इनका अध्ययन किया था और उसके बाद में एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत या जैव शक्ति अवधारणा कह सकते हैं इसको। तो इन्होंने जैव शक्ति अवधारणा प्रतिपादित की थी। इसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो हैं इनका निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही होता है, यानी एक विशेष जैविक शक्ति की आवश्यकता है इनके निर्माण के लिए। बिना जैविक शक्ति के कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी जीवों के शरीर से बाहर कार्बनिक यौगिक नहीं बनते हैं। शुरुआत में ये मान्यता थी, लेकिन बाद में जाकर यह प्रमाणित हो गया कि ये सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो सीधा सा ये ध्यान में रखना है, इसमें केवल इतना ही कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन या निर्माण
केवल जीवों के शरीर में ही होता है, जीवों से बाहर कार्बनिक यौगिक जो हैं वो नहीं बनते हैं। यह शुरुआत में दिया गया एक सिद्धांत था, लेकिन ये सिद्धांत जो है वो गलत सिद्ध हो गया और उसके बाद में इस सिद्धांत को गलत सिद्ध किया गया था किनके द्वारा? एक वैज्ञानिक थे वोलर। वोलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का उत्पादन किया था जो था यूरिया। इसका उत्पादन उन्होंने किया था अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइट्रेट की आपस में क्रिया करवाकर। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइट्रेट की क्रिया उन्होंने लैब में करवाई और उसके द्वारा यूरिया का उत्पादन इन्होंने कर दिया। इसके साथ ही लैब में या प्रयोगशाला में जीवों के शरीर से बाहर यूरिया यानी कार्बनिक यौगिक बन गया। उसके साथ ही ये अवधारणा जो है वो एक तरह से क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। तो इसका केवल ऐतिहासिक महत्व है, इसमें केवल दो बातें ध्यान में रखोगे। एक तो जैव शक्ति अवधारणा है क्या? बर्जीलियस के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है जिसके अनुसार जीवों के शरीर के भीतर ही कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन होता है, जीवों के शरीर से बाहर कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। लेकिन वोलर ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में या जीवों के शरीर से बाहर किया और वो यौगिक था यूरिया, और उसके साथ ही उन्होंने जैव शक्ति अवधारणा जो है इसका खंडन कर दिया। अब इसके बाद में कार्बनिक यौगिक जो कार्बन के द्वारा बनते हैं उस कार्बन के विशेष गुणों को हम पढ़ेंगे। यानी कार्बन जो तत्व है उसके परमाणु में ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके कारण से वो इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। तो इन गुणों के अंदर यदि हम पढ़ें तो सबसे पहली चीज देखें कार्बन का परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? 6। ये आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी तो उसमें ये 6 नंबर परमाणु क्रमांक जो है इसका उसके अनुसार इसको स्थान दिया जाता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसे सामान्यतः आवर्त सारणी में इस तरह से दिखाया जाता है 6C12। हालांकि ये 12 यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका प्रतीक जो है वो C है और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान जो है वो कितना है? 12 है। अब परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। और परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसमें 6 प्रोटॉन है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी कितने होते हैं? 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें किस प्रकार से विन्यासित होंगे? वो होगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो सिंपल में तो हम यूं लिख सकते हैं साधारण तरीके से 2 और 4, यानी पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में या दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कोष जो हैं वो भी उपकोष में विभाजित होते हैं। पहला जो कोष है उसमें उपकोष केवल एक होता है S, तो ये फर्स्ट, ये पहला कक्ष है, ये S इसका उपकोष हो गया। तो पहला कोष इसका ये उपकोष, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यूं घात के रूप में लिखते हैं, इसकी संख्या हो गई 2। अब इसके बाद में दूसरे कोष में जाते हैं तो उसमें उपकोष हैं S और P, तो 2S और 2P। पहले S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले आएंगे, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। फिर दूसरे कोष के S उपकोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन P उपकोष में चले जाएंगे। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास सीधा सा रट के याद कर लें 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है और इलेक्ट्रॉन विन्यास का निर्धारण होता है उसके अंतिम कोष में या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनकी संख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और यही निर्धारित करती है इसकी संयोजकता को, और इसकी संयोजकता जो है वो भी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है और ये 4 संयोजकताएं अपनी जो है वो पूरी करता है और यौगिकों का निर्माण करता है। ये कार्बन जो यौगिक बनाता है वो सहसंयोजी प्रकार के यौगिक बनाता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना जो है वो आसान नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और उससे परमाणु का स्थायित्व प्रभावित होता है।
जबकि परमाणु यौगिकों का निर्माण ही स्थायित्व प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए ये आयनिक यौगिक बनाएगा या आयन बनाएगा तो ये स्थायी नहीं होंगे आयन, इसलिए आयन बनाता ही नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का और सहसंयोजी यौगिक बनाता है, या कह सकते हैं सहसंयोजी बंध ये बनाता है। अब ये जो सहसंयोजी बंध बनाता है वह अलग अलग प्रकार के बंधों का निर्माण कर सकता है। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, और वो उन बंधों का निर्माण करके अपनी 4 संयोजकताएं संतुष्ट करता है। अब ये संयोजकताओं की संतुष्टि जो है वो 4 तरीके से कर सकता है, या 4 संयोजकताएं अलग अलग प्रकार से संतुष्ट कर सकता है। कैसे? एक संयोजी तत्व हो तो उसके साथ में ये जुड़े तो कितने बंध बनाएगा? 4। तो 4 एक सहसंयोजी तत्वों के द्वारा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता जो है वो 1 होती है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक संयोजी तत्व है, और कार्बन हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ में जुड़ता है? 4 के साथ में। तो एक हाइड्रोजन एक संयोजकता को संतुष्ट करेगा, दूसरा दूसरी को, तीसरा तीसरी को, चौथा चौथी को। इस तरह से ये यौगिक यानी मेथेन बनेगा। तो मेथेन जो है, जिसका सूत्र हम संरचना सूत्र इस तरह से लिख सकते हैं, CH और H यानी CH4। तो कार्बन 4 एक संयोजी तत्वों के द्वारा क्या करता है? अपनी संयोजकताएं यहां पर पूरी कर रहा है। दूसरा तरीका जो है वो इसमें क्या हो सकता है? एक द्विसंयोजी तत्व से जुड़े ये, जिसकी संयोजकता 2 होती है उससे, और 2 एक संयोजी तत्वों से जुड़े। अब इसका अर्थ यहां पर क्या होगा, इसको एग्जांपल से देखें, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। CHO फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये, इसमें कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो कार्बन की 4 संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं किससे? 2 संयोजकताएं तो संतुष्ट हो रही हैं 2 एक संयोजी तत्व के द्वारा। हाइड्रोजन एक संयोजी तत्व है तो ये कितने जुड़ेंगे? 2। और ऑक्सीजन है एक द्विसंयोजी तत्व है जो इसकी 2 संयोजकताएं संतुष्ट कर देता है। तो 2 संयोजकताएं तो कर दी संतुष्ट एक ऑक्सीजन ने, और 2 संयोजकताएं संतुष्ट कर दी 2 हाइड्रोजन ने। इस तरह से 4 संयोजकताएं संतुष्ट हो गई। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें ये मिले, ये इसका उदाहरण है। तीसरा तरीका जो है वो हो सकता है 2 द्विसंयोजी तत्वों के द्वारा। अब 2 द्विसंयोजी तत्व जो हैं वो कैसे? जैसे उदाहरण देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें संरचना इसकी यूं होती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस कार्बन की 2 संयोजकताएं तो ये ऑक्सीजन संतुष्ट कर रहा है, 2 संयोजकताएं ये ऑक्सीजन संतुष्ट कर रहा है। तो 2 ऑक्सीजन एक द्विसंयोजी तत्व है, तो एक कार्बन की 4 संयोजकताएं 2 ऑक्सीजन या 2 द्विसंयोजी तत्वों के द्वारा संतुष्ट कर दी जाते हैं। और एक अंतिम जो है वो तरीका इसका हो सकता है जिसमें एक तो हो त्रिसंयोजी तत्व है, जिसकी संयोजकता कितनी हो? 3 हो, और एक संयोजी तत्व हो। जैसे उदाहरण में हम देखें, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, इसकी संरचना यदि हम बनाएं तो इस तरह से बनती है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस कार्बन की 3 संयोजकताएं तो अकेला नाइट्रोजन पूरा कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक त्रिसंयोजी तत्व है। तो इसकी 3 संयोजकताएं इसने संतुष्ट कर दी और एक संयोजकता इसने संतुष्ट कर दी, इसलिए कार्बन की 4 संयोजकताएं ये पूरी हो गई। तो इन 4 तरीकों से ये अपनी 4 संयोजकताएं पूरी कर सकता है। अलग अलग तत्व है, एक संयोजी तत्व है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन लिया है, क्लोरीन हो तो भी CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें क्लोरीन इसकी संयोजकताएं 4 पूरी कर देगा। तो इस तरह से ये 4 तरीके अपनाकर अपनी 4 संयोजकताएं जो है वो पूरी कर सकता है। इसके बाद में ये 3 गुण जो हमने पढ़े, इसके बाद में एक और इसका विशेष गुण जो है कार्बन का, उसकी हम और बात करते हैं, वो है इसकी ज्यामिति। कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय प्रकार की होती है। अब समचतुष्फलकीय कैसे? जैसे इसकी इसे संरचना को या ज्यामिति को हम समझ सकते हैं मेथेन के माध्यम से। एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में सही रूप में देखा जाए तो ये चारों हाइड्रोजन यूं नहीं है कि जैसे ये कार्बन हो गया तो एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से ये जुड़े नहीं होते हैं। वास्तव में इनका जो जुड़ाव है वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें कार्बन जो है वो मध्य में स्थित है और हाइड्रोजन इसके 4 अलग अलग कोनों पर स्थित होते हैं।
यूं इस प्रकार से स्थिति जो है वो इनकी पाई जाती है। अब बोर्ड पर हम ये त्रिविमीय संरचना जो है वो बना नहीं सकते हैं। यूं मान सकते हैं जैसे बीचों बीच एक कार्बन हो, एक हाइड्रोजन इस बंध के द्वारा यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, एक यहां जुड़ गए और एक यहां जुड़ गए। अब इस कारण से कार्बन के ये 7 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं, 4 संयोजकताएं जो हैं कार्बन की, इन चारों कोणों को हम मिला दें आपस में, इस तरह से सभी चारों कोने आपस में मिला दें तो कुछ कुछ इस प्रकार की सी संरचना जो है वो बनेगी। इसे हम समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। इसमें कार्बन का जो एक परमाणु है वो मध्य में स्थित होता है और बाकी 4 संयोजकताएं पूरी करने वाला जो परमाणु है वो 4 अलग अलग कोनों पर स्थित होते हैं और उनके कोणों को जब हम मिलाएं तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी। जैसे यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये जो है वो एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा, ये एक तीसरा त्रिभुज यहाँ, ये एक चौथा त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। तो एक त्रिभुज मान लें ये हो गया, एक त्रिभुज यूं हो गया, एक त्रिभुज यूं हो गया और एक चौथा जो है वो इसके नीचे हो गया और कार्बन उन सब के बीचों बीच स्थित है। यानी जैसे हम दही वगैरह को भिगोते हैं तो उसका जो जेरना आता है उसमें जहां से 3 ताड़ियां अलग होती हैं उस स्थान को मान लें, उस स्थान पर कार्बन है। एक ताड़ी जो ऊपर वाली डंडी होती है वहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एक ताड़ी पर, एक हाइड्रोजन दूसरी ताड़ी पर, एक हाइड्रोजन तीसरी ताड़ी पर। उन सब ताड़ियों के किनारे वगैरह मिलाएं तो 4 त्रिभुज बनेंगे और वो 4 जो त्रिभुज हैं उनकी 4 जो फलक हो गए, 4 त्रिभुजीय सतहें जो हैं वो एक दूसरे से यूं ढके हुए रहती हैं, उसको हम कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। और इसमें कार्बन और उनकी प्रत्येक जो संयोजकता है उसके बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं बंध कोण है। बंध कोण जो है उसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय, सीधा सा रट के याद कर ले, कार्बन की ज्यामिति जो है वो समचतुष्फलकीय होती है और उसका जो बंध कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब कार्बन कि एक संयोजी संयोजकताएं जो हम वो पूरी कर रहे हैं किसमें, मेथेन में। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मेथेन की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, तो सेम वही बताओगे समचतुष्फलकीय। और वो मेथेन का बंध कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो मेथेन या कार्बन जो है वो समचतुष्फलकीय यौगिकों का निर्माण करता है जिसमें बंध कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। इसके बाद में कार्बन का एक और गुण, 5वां जो गुण है वो भी हम देखेंगे, वो भी एक विशेष गुण है जिसको कहा जाता है श्रृंखलन। अब श्रृंखलन भी कार्बन का एक विशिष्ट गुण है। श्रृंखलन का मतलब होगा श्रृंखला बनाना, चैन बनाना। एक श्रृंखला या एक चैन जो है वो कैसे बनती है, जैसे मानव श्रृंखलाएं बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, प्रार्थना में हम खड़े होते हैं लाइन में, तो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, उसके आगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, इस तरह से उनकी एक लाइन यानी चैन बन जाती है। अब वो जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी या जो एक कड़ी का काम कर रहा है उससे मिलकर बनी है। तो अलग अलग कड़ियां जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, श्रृंखलाएं या चैन का निर्माण करती हैं। इसी तरह से कार्बन जो है वो भी क्या करता है, एक कार्बन के साथ में दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में, सीधी सी बात यह हो गई, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। यह गुण श्रृंखलन का गुण कहलाता है। अब कार्बन के द्वारा ये जो श्रृंखलाएं बनती हैं वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। कैसे, एक तो लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की बनाएगा। ऐसी श्रृंखला हो सकती है जिसमें केवल 2 कार्बन हो, वो एक अलग यौगिक है, 3 कार्बन हो तो अलग यौगिक है, 4 कार्बन हो तो अलग है, 5 हो तो अलग है, 6 हो तो अलग है। इस प्रकार से ये यौगिकों का निर्माण करेगा। इसके अलावा इसी में यदि हम देखें तो इसमें श्रृंखलाएं जो हैं वो इस प्रकार से भी बन सकती हैं कि वो कैसी हो, सरल या सीधी प्रकार की हो। तो सीधी श्रृंखलाएं या सरल श्रृंखलाएं भी बना सकता है, जैसे 6 कार्बन की एक सरल श्रृंखला हो गई। लेकिन ये 6 कार्बन वाली जो श्रृंखला है वो कैसी हो सकती है, साखित प्रकार की भी हो सकती है। साखित श्रृंखला कैसे, जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 कार्बन यूं है, एक कार्बन इस तरह से निकल गया, अलग ब्रांच के रूप में, अलग शाखा के रूप में निकल गया। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो एक लंबी से लंबी जो श्रृंखला है वो तो 5 की है ज्यादा से ज्यादा, एक कार्बन तो उसमें शाखा के रूप में निकला हुआ है। या फिर इसी का एक एग्जांपल है, जैसे यूं देखें 4 कार्बन की एक श्रृंखला, इससे ये शाखा यूं निकल गई, ये भी एक शाखित यौगिक है।
यह भी एक शाखित यौगिक है, 2 स्थानों पर शाखाएं निकल गई, लंबी से लंबी श्रृंखला 4 ही कार्बन की है। तो इस तरह से देखें तो शाखित श्रृंखलाओं के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के यौगिक बन जाते हैं। और एक अलग प्रकार की जो ये श्रृंखला बनाता है वो है चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन जो है वो इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं कि इनमें इस श्रृंखला का कोई अंतिम छोर या पहला छोर ही नहीं होता है। प्रारंभ या अंत कहीं पर हम नहीं बता सकते हैं। मान सकते हैं हम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो अंतिम कार्बन ये हो गया, लेकिन यूं भी तो मान सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर खत्म हो गया। ऐसी जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, चक्रीय श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो कार्बन सीधा सा ये कह सकते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर अलग अलग लंबाई वाली, अलग अलग संरचना वाली या अलग अलग बंध वाली श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। इनका यह गुण जो है वो श्रृंखलन का गुण कहलाता है। अब इसके आधार पर कार्बनिक यौगिक जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका नाम वगैरह जो है वो उनके आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसको हमें अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नामकरण जो है उसके नियम वगैरह पढ़ने के बाद में अंत में इनके नामकरण वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे, सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला वगैरह जो है। हालांकि आपकी किताब में जो है वो शुरू में ही कुछ नाम वगैरह जो है वो दिए गए हैं, जैसे मेथेन का है, मेथेन है, एथेन है, ब्यूटेन है, या फिर आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन वगैरह, नियोपेंटेन वगैरह या साइक्लोपेंटेन, इस तरह के नाम बाद में पढ़ेंगे, एक बार कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। अब ये श्रृंखलन का गुण हो गया। तो श्रृंखलन का गुण सीधा सा है, कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकृति वाली, अलग अलग लंबाई वाली श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। यह गुण जो है वो श्रृंखलन का गुण कहलाता है। इसके बाद में एक और गुण जो है वो इनका हम देखें वो है बंध। कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ते हैं और लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। अब कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा, उनके बीच में वो बंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो कार्बन और कार्बन केवल एकल बंध या एक सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े, या वो द्विबंध के द्वारा जुड़े, या वो जुड़ गए त्रिबंध के द्वारा। तो 3 प्रकार से ये कार्बन जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं, एकल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा या फिर त्रिबंध के द्वारा। और इसके आधार पर ही कार्बनिक यौगिक जो है उनकी अलग अलग श्रेणियां जो हैं वो पाई जाती हैं। उन श्रेणियों को बारे में भी हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। उन श्रेणियों को हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों में। तो इस प्रकार से कार्बन के ये जो विशिष्ट गुण हैं इनके बारे में हमने देखा। तो इन गुणों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, संयोजकता उसकी 4 होती है, यानी वो 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। ये 4 सहसंयोजी बंध जो हैं या 4 संयोजकताएं जो है वो 4 प्रकार से संतुष्ट हो सकती हैं। 4 एक संयोजी तत्वों के द्वारा, जैसे मेथेन में कार्बन की 4 संयोजकताएं 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं से हो संतुष्ट, या एक द्विसंयोजी और 2 एक संयोजी तत्वों के द्वारा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा और 2 संयोजकताएं एक ऑक्सीजन के द्वारा पूरी हो गई। 2 द्विसंयोजी तत्वों के द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन की 4 संयोजकताएं 2 ऑक्सीजन संतुष्ट कर देता है, या फिर एक त्रिसंयोजी और एक संयोजी तत्व के द्वारा, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में। इसके बाद में कार्बन की ज्यामिति जो है वो समचतुष्फलकीय प्रकार की होती है और उसका बंध कोण जो है उसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसके बाद में श्रृंखलन का गुण, कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला। और कार्बन जो है वो बंध बनाता है 3 प्रकार के, एकल बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध। तो ये जो है वो हमने कार्बन के कुछ सामान्य गुण जो हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इस पाठ में जो मुख्य बात है, जो कार्बन के यौगिक हैं उनको हम पढ़ेंगे। और कार्बन के यौगिक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में कार्बन यौगिक बनाता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मुख्य यौगिकों के बारे में ही पढ़ेंगे। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मुख्य जो यौगिक है वो है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे किनका, हाइड्रोकार्बन्स का। तो पहली चीज ये कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो सीधा सा है,
हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण में देखें, CH4 मेथेन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो मेथेन का यौगिक या मेथेन का अणु बन गया। ये एक हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो परिभाषा में देखें कोई विशेष है भी नहीं और सीधी सी है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसके बाद में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो है वो भी आपके दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा विशेष जो है वो तो नहीं होगा, थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रख लें। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इसको इस रेखा चित्र के अनुसार ही ध्यान में रख लेना, नोट्स वगैरह में भी आपको ये मिल जाएगा। एक तो है असक्रिय यौगिक और दूसरे हैं सक्रिय यौगिक या सक्रिय हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, असक्रिय हाइड्रोकार्बन और सक्रिय हाइड्रोकार्बन। असक्रिय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में लंबी सीधी या शाखित श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, यानी वो चक्र के रूप में नहीं जुड़े होते, तो वो असक्रिय हाइड्रोकार्बन है। और चक्र के रूप में जुड़े हों यानी यूं इस तरह से जुड़े हों तो वो क्या है? सक्रिय हाइड्रोकार्बन। अब ये असक्रिय हाइड्रोकार्बन जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, या इनको भी हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे जो है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त या असंतृप्त जो है इसके बारे में हम देखें तो सीधा सा यूं कह सकते हैं, जिनमें केवल एकल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिस यौगिक में कहीं पर भी एक जगह भी यदि द्विबंध या त्रिबंध हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एक प्रकार के मिलेंगे या एक श्रेणी के मिलेंगे, और उनको कहा जाता है एल्केन। जैसे 2 कार्बन वाला एक यौगिक है CC, तो ये एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से जुड़े होते हैं, तो ये एथेन है। एथेन वगैरह नाम बाद में देखेंगे। ये एल्केन श्रेणी का यौगिक है। तो एल्केन श्रेणी का यौगिक कौन सा होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हों। दूसरी बात करें असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो उनकी श्रेणी होती है वो है एल्कीन श्रेणी, और दूसरी जो श्रेणी है वो है एल्काइन श्रेणी। अब ये किस आधार पर है? सीधा सा इन बंधों के आधार पर। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो, जैसे ये एथीन, तो ये एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। 4 कार्बन जुड़े हों, कहीं एक जगह द्विबंध आ गया तो वो एल्कीन श्रेणी है। कहीं एक जगह त्रिबंध आ गया कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो जो है वो श्रेणी है एल्काइन श्रेणी। तो ऐसे असक्रिय हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध हो वो एल्केन श्रेणी के होते हैं। कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो वो एल्कीन श्रेणी के होते हैं, और त्रिबंध हो तो वो एल्काइन श्रेणी के होते हैं। एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के यौगिक जो है वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इसका कारण देखें, एक कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। अब कार्बन की 4 संयोजकता है और ये 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ में जुड़ता है, तो 4 परमाणु के साथ में जुड़ने की क्षमता रखता है, और 4 ही परमाणु जुड़े तो वो संतृप्त हो गया, और 4 परमाणु नहीं जुड़े, संयोजकता ही 4 पूरी हो जाए तो वो हो गया असंतृप्त यौगिक। यूं मान सकते हैं कार्बन की भूख है वो 4 रोटी की है, ठीक है, तो ये 4 रोटी प्राप्त करेगा तो संतृप्त है, 4 रोटी इसे नहीं मिलेंगी तो ये असंतृप्त रह जाएगा। अब इस स्थिति में देखें, जैसे ये एल्केन में, एल्केन श्रेणी में क्या है? इसका एक दो यौगिक है, इसी की बात करते हैं हम। सही रूप में ये यूं होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। इसके बाद में इस कार्बन की एक संयोजकताएं तो पूरी हो गई, एक संयोजकता तो इस कार्बन ने पूरी कर दी, बाकी 3 संयोजकताएं 3 हाइड्रोजन पूरी कर रहे हैं। तो इस कार्बन की 4 संयोजकताएं 1 2 3 4 4 तत्व पूरी, 4 तत्वों के द्वारा पूरी हो रही। इस कार्बन में भी यही स्थिति है, तो कार्बन की संयोजकता है वो 4 परमाणुओं के द्वारा पूरी हो रही है। इस कार्बन की भी 4 के द्वारा, इसकी भी 4 के द्वारा, तो ये संतृप्त है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये स्थिति है, इसकी संरचना यूं बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है,
तो एक कार्बन की 2 संयोजकताएं ये अकेला कार्बन पूरी कर रहा है और इसकी ये कार्बन पूरी कर रहा है, और बाकी बची हुई 2 संयोजकताएं ये हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। तो इस कार्बन की संयोजकताएं देखें 4 संयोजकताओं मतलब 4 बंध होते हैं। तो इस कार्बन की 4 संयोजकताएं जो हों पूरी हो रही हैं 1, 2 और 3 ही परमाणु से। परमाणु तो 3 ही जुड़े हैं और संयोजकताएं चारों संतुष्ट हो गई। तो 4 संयोजकताएं 3 ही परमाणुओं के द्वारा यानी 4 से कम परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट हो गई, तो ये भूखा रह गया यानी असंतृप्त है। और इसमें देखिए एल्काइन में कार्बन और कार्बन जो है वो जुड़े आपस में त्रिबंध के द्वारा। जब ये त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए हों तो इस कार्बन की 3 संयोजकताएं इसने पूरी कर दी, इसकी 3 इसने पूरी कर दी, बची संयोजकता 1 वो ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो इस कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, लेकिन परमाणु इससे कितने जुड़े हैं? केवल 1 और 1, 2, और इससे भी 1 ये और 1 ये 2। तो केवल 2 ही परमाणु 4 संयोजकताएं पूरी कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? असंतृप्त। तो इसलिए इनको असंतृप्त यौगिक जो है वो कहा जाएगा। अब इसके बाद में दूसरे बात करते हैं सक्रिय यौगिकों की। सक्रिय यौगिक जो हैं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो इनको इसी रूप में ध्यान में रखोगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा? जिसमें जैसे मान लें 5 कार्बन या 6 कार्बन की ये एक यौगिक है और ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं। तो कार्बन और कार्बन जो है वो एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए लेकिन एक सक्रिय रूप में जुड़े हैं। तो CH2 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 इस तरह से ये यौगिक बनाए। ये एक एलिसाइक्लिक यौगिक है, यानी यूं कह सकते हैं सक्रिय संरचना हो और वो कैसा हो? संतृप्त हो, केवल एकल बंध हो, तो वो यौगिक एलिसाइक्लिक यौगिक है। इसका नाम हम कैसे देंगे? इसमें कार्बन कितने हैं? 6, इसलिए इसका नाम दिया जाएगा हेक्सेन। अब हेक्सेन क्यों, ये हम कल पढ़ेंगे। तो हेक्सेन नाम दिया जाता है और सक्रिय है इसलिए इसको कहा जाता है सक्रिय हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन इसका उदाहरण हो गया। 5 कार्बन होते तो साइक्लोपेंटेन होता। एरोमेटिक, इसमें भी देखें, कल्पना करें यहाँ पर इसमें भी 6 कार्बन हैं ये, लेकिन यहाँ पर केवल हाइड्रोजन सबसे 1-1 जुड़ा है। संयोजकताएं कैसे पूरी होंगी? 3 जगहों पर इसमें द्विबंध मिलते हैं एकांतरित रूप में। अब इस स्थिति में देखें हर कार्बन की 4 संयोजकताएं तो पूरी हो जाएंगी। इस कार्बन की देखें 3 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, 1 हाइड्रोजन पूरी कर देगा। तो संयोजकताएं सबकी 4 पूरी हो गई, लेकिन इसमें द्विबंध है। तो सक्रिय यौगिक जिसमें एकल बंध नहीं द्विबंध हो वो क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सक्रिय हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एकल बंध वाले एलिसाइक्लिक, द्विबंध वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? एरोमेटिक। ये उदाहरण इसका हो गया, ये बेंजीन है और ये इसकी संरचना जो है वो दी हुई है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण जो है वो हमने पढ़ा। अब इस पाठ में आगे हम मुख्य चीज जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनके स्टडी या इनका अध्ययन जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।